तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित किसान मेले की खास झलकियां। ओल की अधिक उपज देने वाली किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित एक मेले से जुड़ी कुछ खास जानकारियां प्रसारित की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम किसान मेले में आए हैं, किसानों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कृषि से संबंधित कुछ और उन्नत तकनीकियों के बारे में। तो चलिए इसके लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, पिछले 3 और 4 मार्च को बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के प्रांगण में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसान मेले का आनंद उठाया। इस मेले में किसानों को कृषि के उन्नत यंत्रों के साथ साथ खेतीबाड़ी की नई तकनीकियां के बारे में बताया गया। साथ ही फलों, सब्जियों और फसलों के नए एवं उन्नत बीजों का प्रदर्शन किसान के समक्ष किया गया, जिनके बारे में जानकर किसान काफी उत्साहित दिखाई दिए। मैं सबौर मेला देखने के लिए आए हैं, देखने के लिए ही नहीं सिर्फ यहाँ से उपलब्धियाँ पाने के लिए आए हैं। उपलब्धियाँ हमें बहुत मिली, जैसे तरह तरह के मशीनें हैं, बीज हैं, ये सब देखने के लिए मिले और सही मायने में सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और लाभदायक हैं। आशा है हम सब किसान इसे लाभ उठाएंगे। तरह तरह की बीजें हैं, नई तकनीक के बीजें हैं, नई तकनीक की मशीन है, जिससे कि हम लोगों को कम खर्च में अधिक मुनाफा हो सके, ऐसा हमें उम्मीद है। और हम सब किसान इच्छुक हैं कि हर तरह की मशीन मिले। ऐसे तो अभी घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ खरीदेंगे, कुछ लेंगे। अभी प्राप्त भी हुआ है, कुछ प्राप्त होने वाला भी है, ऐसा ही उम्मीद है। किसान भाइयों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में आयोजित किसान मेले में यूं तो कृषि से जुड़ी कई नई तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, लेकिन ग्रीन हाउस एवं लो टनल पॉली हाउस में किसानों की खासी दिलचस्पी देखने को मिली। मेले में मौजूद बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर सिरीन अख्तर ने किसानों को इनकी विशेषताओं और लाभों के बारे में बताया। और ये जो लो कॉस्ट पॉली हाउस टेक्नोलॉजी जो है, ये बहुत ही अच्छी एक टेक्नोलॉजी है। और इसमें जैसे हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है। और आपका जो मटेरियल है, जो इंडिजिनस जो मटेरियल, बांस यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ में अलकतरा वगैरह से बांस को कवर करके भी आप लगा सकते हैं। और फिर जो है बड़े ही कम पैसे में लगा सकते हैं। और जो किसान अपने आसपास में अगर थोड़ा सा एरिया है घर के लिए भी, उसमें भी आप छोटा सा एक पॉली हाउस टाइप का स्ट्रक्चर बना के उसमें बहुत अच्छे से नर्सरी वगैरह, सीडलिंग वगैरह बना सकते हैं। और अच्छा वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम वगैरह वो बाहर में अच्छा नहीं होता है, तो वो सब वेजिटेबल भी जो है ऐसे पॉली हाउस सिस्टम के अंदर में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये चीज़ किया जा सकता है। इसमें जो है आप एक तो है कि सालों भर बहुत अच्छे नर्सरी ले सकते हैं। इसके अंदर में आप प्लग ट्रे में नर्सरी उगा सकते
सकते हैं। ये जो प्लग ट्रे है, प्लग ट्रे के अंदर में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो वो जो बिजड़ा बनेगा, आपका जो सीडलिंग आएगा वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आता है। और इसके अंदर पे बाहर में जब आप सीडलिंग डालते हैं तब बारिश भी इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ में सीडलिंग का जो लगभग बैगन या टमाटर का सीडलिंग 30 दिन लग जाता है। अगर लो कॉस्ट ये पॉली टनल के अंदर पे आप ग्रो करते हैं तो वही सीडलिंग जो है लगभग आपकी 21 से 24 दिन में, मतलब आप 1 हफ्ते से 10 दिन 12 दिन तक का अर्ली सीडलिंग पाते हैं। उसके साथ साथ में जो है जैसे सर्दियों में जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा हो गया या नेनुआ हो गया या फिर बॉटल गोट वगैरह हो गया, तो कद्दू वर्गीय सब्जी अब बाहर में ठंडे में नहीं हो सकता है। तो वो अल्टीमेटली फिर जब वर्षा होने, मतलब ये जो गर्मी स्प्रिंग टाइम आ जाता है फरवरी के उस टाइम पर लगाते हैं। तो लो कॉस्ट पॉली हाउस सिस्टम में जो है इससे नहीं, शेड नेट वाला नहीं, जो पॉलीथीन कवर्ड होता है उसके अंदर में आप जब लगाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर बाहर से कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है, तो उसके अंदर में आप सालों भर खीरा को आप रेस कर सकते हैं। इसमें जो है पॉली हाउस में जो है आप ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर है। ड्रिप इरिगेशन हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली होता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक मॉडल दिखा रहे हैं जो लो कॉस्ट ड्रिप इरिगेशन को दिखाता है। इसमें जो है जो टंकी जो है, ये तो हम एक बस मॉडल दिखा रहे हैं। लगभग 800 से 1000 लीटर की टंकी हम 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे रखते हैं। वो जो टंकी है उसमें आप पानी भर दीजिए, उसके बाद वही जो है आपका जो है 700, वही टंकी जो है 800 से 1000 लीटर की, वो 700 से 800 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। उसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट पे होता है, 1 से 1.5 मीटर पे होता है। और ये ऊंचाई की वजह से ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि ना पानी ये ड्रिप लाइन से चल के आता है। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या करंट की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ड्रिप लाइन से जो है बूंद बूंद पे जैसे जो है पानी जैसे गिरता रहता है, ऐसे करके गिरता है और जितनी इरिगेशन उसको चाहिए उतनी उसको मिल जाती है। और जब भी नहीं चाहिए तो ये ड्रिप लाइन उसको ऑफ कर दीजिए। जब इरिगेशन हो जाता है तो ये ऑफ करने से पानी भी बंद हो जाता है। इरिगेशन, इसमें खाद भी आप मिला सकते हैं, जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उसको भी मिला सकते हैं। उसके साथ साथ में जो दवा है उसको भी इसमें मिला के आप दे सकते हैं। जो ड्रेंचिंग करने, मतलब रूट ड्रेंच वाला जो दवा है उसको भी दे सकते हैं। इस जानकारी के लिए आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ओल, जिसे आप सूरन के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती फल बागों में और खुले खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान भाई ओल की खेती करना चाहते हैं वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए आप इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर ध्यान दें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DP सिंह। ओल एक प्रमुख कंदीय फसल है और जिसे हम जिमीकंद, सूरन के नाम से भी जानते हैं। किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है हल्की बलुई दोमट मिट्टी है और भूमि का चुनाव इस प्रकार करें जहां पानी का जमाव नहीं हो। इसकी रोपाई का समय सबसे उपयुक्त समय 15 अप्रैल से लेकर 15 मई या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आप करें तो ये बहुत ही अच्छी फसल इसकी होती है। वैसे किसान भाई इसकी बुआई आप
जैसे गेहूं की फसल काटकर आप मार्च माह से भी कर सकते हैं। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। जो इसकी विकसित हम लोग के प्रभेद है वह है गजेंद्र, और गजेंद्र एक ऐसी प्रभेद है जिसकी उपज क्षमता हम 55 से लेकर 60 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अगर अच्छी तरह से इसके एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हम करते हैं तो। और इसके कंद, जो सबसे अच्छी बात है यह है कि इसके कंद गोलाकार आकृति नारंगी की तरह होते हैं और इसमें कपकपाहट नहीं रहता है। इसके खाने से आपके मुंह को ये जलन नहीं होता है, कपकपाहट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ही कम है। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। बोने के पूर्व कंदों को उपचार करना चाहिए। इसके लिए इमिसान 5 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में कंद को 25 से 30 मिनट उपचारित कर छाया में सुखाने के बाद ही लगाएं। अगर जो किसान भाई बीजोत्पादन के लिए कर रहे हैं तो उन्हें छोटे आकार के कंद को लगाने की ज़रूरत है, और हम लोगों ने देखा है कि 150 से 200 ग्राम के कंद को आप रोपाई करते हैं तो उससे करीब अगले 7-8 महीने में आपको 300 से 400 ग्राम के कंद मिलते हैं, और वो कंद आप पुनः अगले साल रोपाई के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी उपज 4 से 5 केजी तक का कंद हमें प्राप्त होता है। तो रोपाई 500 ग्राम के जो कंद लगाना है तो किसान भाई वैसे कंद का इस्तेमाल व्यावसायिक खेती के लिए करें, जिनको कंदों को मार्केट में बेच देना है। तो इसके लिए पंक्ति तथा पौधों से पौधों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर कंद के आकार छोटे होते हैं, अगर मान लीजिए 200 से 250 ग्राम के कंद आप काट कर लगा रहे हैं टुकड़े में, तो उसके लिए आपको पंक्ति तथा पौधों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। अगर 500 ग्राम के कंद हमारे किसान भाई लगाते हैं तो वहाँ पर करीब 75 से 80 क्विंटल बीज कंद की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर पड़ती है। अगर कंद के आकार हम छोटे करते हैं, जैसे कि 200 से 250 ग्राम के कंद अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमें 35 से 40 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर के रूप में हमें बीज के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। इसकी खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश उर्वरक के रूप में डालना उपयुक्त है। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। अगर गड्ढे विधि से करना है तो आप 30 सेंटीमीटर डायमीटर का, यानी उसकी चौड़ाई, लंबाई एवं गहराई 30 सेंटीमीटर का गड्ढे खोद दें। उस गड्ढे में आप कंपोस्ट डालकर तथा जो भी हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल करके आप उस कटे हुए कंद को लगाएं। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो वर्षा ऋतु में सूरन की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने पर खेत सूखा दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं।
इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। आप सूरन की खेती के सभी प्रबंधन सही प्रकार से कर लेते हैं तो सूरन के बुवाई के 7 से 8 महीने बाद कंद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं तथा जब पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, तब कंदों को खुदाई कर अच्छी तरह से मिट्टी को सफाई कर उसे 2-3 दिन धूप में रखकर सुखा लें। कटे या चोटग्रस्त कंदों का स्वस्थ कंदों से अलग कर इसके बाद कंदों को किसी हवादार भंडार गृह में लकड़ी के मचान पर रखकर भंडारित करें। इस बार ओल को 5 से 6 माह तक आसानी से भंडारित किया जा सकता है। सूरन की वैज्ञानिक खेती करने पर इसका न्यूनतम उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यदि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ओल की खेती की जाए तो इससे प्रति हेक्टेयर रुपए 1,25,000 तक शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई गन्ने की कटाई के बाद पेड़ी फसल ले रहे हैं, वो पेड़ी गन्ने की उचित बढ़वार के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों जैसे खाद, उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर किसान इन कार्यों को करने में किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार ठीक तरह से नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों, आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए फसल में इन कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह। गन्ने में अच्छी पैदावार लेने वाले किसान भाई जिन्होंने अपने खेतों में पौधा के रूप में, जिसे नौलख भी बोलते हैं, इस समय काटी है, जिसका काटने का सही समय फरवरी का महीना है, और वो उसमें अच्छी रैटून यानी पेड़ी से पैदावार लेना चाहते हैं, तो कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गन्ना की कटाई करते समय ही सबसे पहले किसानों को ध्यान देना चाहिए कि तिरछी कटाई ना करें। जो नीचे से काटते हैं वो बिल्कुल धरती से सटाकर मिट्टी की लेवल से काटें। अगर ऐसा ना हुआ हो तो एक यंत्र आता है पैडी मैनेजमेंट मेकर, तो उससे भी आप उसकी छटाई कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो कि तिरछे कलम की तरह कटे हुए होते हैं उनको सीधा काट सकते हैं, क्योंकि तिरछे कटे हुए कल्लों में बड़ी तेजी से फफूंद विकसित होता है। साथ ही साथ काला चिट्टा अपने अंडे दे देता है। बहुत से कीड़े भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और किसान भाई जब चलते हैं तो पैरों में भी लगता है। यदि जानवरों को किसान भाई खेत में ले जाते हैं, जैसे बैलों को ले जाते हैं, तो उन्हें भी नुकसान देता है, और वो पहले लाल और फिर काला पड़ के एक फफूंदी विकसित हो जाती है, जिसका प्रसार जड़ों तक होता है, नए कल्ले निकलने में बाधा होती है। तो इस क्रिया को करना आवश्यक। दूसरा काम पेड़ी के लिए जरूरी होता है कि जो पताई है, जो फसल पहले फसल के अवशेष हैं, वो जगह जगह ढेर के रूप में होंगे और जगह जगह धरती दिखाई दे रही होगी, उसको समान रूप से पूरे खेत में फैला दें। इसमें के दो तरीके हैं, या तो किसान भाई पूरी पराली को या पताई को खेत से बाहर निकालकर सड़न क्रिया द्वारा उससे अपनी गोबर की खाद के साथ, प्रेस मड के साथ सड़ा के अच्छी गोबर की खाद बना लें, या जानवरों के नीचे बिछाकर वो उसका उपयोग गोबर की खाद के साथ कर लें, तो उसकी और भी ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है। और ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो पूरे खेत में समान रूप से फैला दें, जलाएं नहीं। तो इसमें इसके फैलाने के बाद किसान भाई ये ध्यान दे लें कि ये देख लें कि उसके अंदर कीड़े तो नहीं हैं, बिमता तो नहीं है, काला चीटा तो नहीं है, कोई सूढ़ी तो नहीं है। अगर इस तरह की शिकायत है तो कार्बोफ्यूरान की 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा उसमें बुरक के पानी भर दें।
और ज़्यादा उचित रहेगा कि आप जो है इसमें 5 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया भी लगा दें और पानी जब भर देंगे तो ये जो पताई है ये बड़ी तेज़ी से सड़न क्रिया होगी और जब खेत में नमी आएगी तो ये धरती से चिपक जाती है, नए कल्ले निकलते हैं। उसके बाद किसान भाई इसकी सड़न क्रिया के बाद जब खेत की जुताई करेंगे तो एक कछुआ हल से 2 बार, एक बार लाइन से इधर सटा के, एक बार लाइन से गन्ने की इधर सटा के जुताई कर दें ताकि पुरानी जड़ें पूरी तरह से टूट जाएं और वहाँ से नई जड़ें निकलें। अगर बैलों वाला हल कछुआ नहीं है, ट्रैक्टर है, तो कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो फाल हैं उनको एडजस्ट कर लें और दोनों तरफ जो लाइन है गन्ने की उसके दोनों तरफ एक एक गहरी खूंड निकलती चली जाए, उससे पुरानी जड़ें कटें और उसके बाद आप इसमें NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद पानी भर दें तो पुरानी जड़ें धरती से अलग हो जाएंगी और नई जड़ें निकलेंगी, बड़ी तेज़ी से कल्ले फूटेंगे और आपकी पेड़ी बहुत अच्छी पैदावार देगी। बावक गन्ने की कटाई के बाद सिंचाई करके गुड़ाई के समय 115 किलोग्राम यूरिया, 132 किलोग्राम DAP और 80 किलोग्राम MOP का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। उसके बाद 215 किलोग्राम यूरिया को 2 बार में बरसात से पहले प्रयोग कर लें। इसके अलावा जून के महीने में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम यूरिया घोलकर छिड़काव करने से फसल का उचित विकास होता है। ऐसा करने से किसान भाइयों को जो पौधा से पैदावार ली है उससे 25% अधिक पैदावार भी पेड़ी से मिल सकती है। ऐसा वैज्ञानिक शोधों द्वारा सिद्ध हो चुका है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बाबूपुर जिला दुमका से हरीश यादव ने। यह गाय भैंसों में होने वाले लंगड़ी बुखार के कारण एवं रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो हरीश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाय भैंस और भेड़ बकरी में जो है एक बीमारी जो है लंगड़ा बुखार, जिसको अपन ब्लैक क्वार्टर करते हैं या फड़ सूजन भी बोलते हैं, गाय और भैंस, भेड़ और बकरियों में होने वाली एक जीवाणु जनित जो है संक्रामक छूतदार बीमारी है। रोग फैलने के इसमें जो कारण है क्या है कि एक तो खुले घाव या खरोंच द्वारा जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जो है रोग उत्पन्न कर लेता है। इसके जो लक्षण है यानी कि बीमारी में क्या लक्षण है, तो इसमें जो है पशु के शरीर का जो है तापक्रम जो है बढ़ जाता है और जानवर का बॉडी का शरीर का तापक्रम जो है 105 से लगाकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है। पशु का खाना पीना एवं जो जुगाली करना जो है बंद कर देना। शरीर के जो है मांसल भाग विशेष रूप से जैसे पुट्ठों में भारी जो है सूजन, जैसे उसे दबाने पर जो है चढ़चढ़ या चरचर की आवाज़ सुनाई देती है और पशु जो है लंगड़ाने लगता है। और सबसे पहले जो ये बीमारी जो है सबसे जो हेल्दी जानवर, स्वस्थ जानवर को, तंदुरुस्त जानवर होगा उसमें आती है। यदि पशुपालक के पशुओं में लंगड़ी बुखार रोग हो गया है तो इसका उपचार कैसे करें? पशुपालक भाइयों, पशुओं के इलाज से बेहतर बचाव है, परंतु कैसे करें लंगड़ी बुखार से पशुओं का बचाव, आइए जानते हैं। अब उसके लिए बचाव और उपचार क्या है। रोगी पशुओं में जो है प्रतिवर्ष जो है मानसून के पूर्व जो है नियमित जो है टीकाकरण करवाना चाहिए। रोगी पशु को जो है अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए और अलग से उसको चारा, दाना, पानी एवं आवास की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी पशु की सूचना जो है तुरंत जो भी नज़दीकी पशु हॉस्पिटल या पशु चिकित्सालय में देखकर जो है रोगी पशु का जो है उपचार तुरंत करवाना चाहिए। बीमारी से जो जानवर मर जाता है उसका जो है किसी गहरे खड्डा खोद के या उसके ऊपर नमक और चूना डाल के उसका निस्तारण कर देना चाहिए, जिससे कि ये उस मृत शरीर के जो जीवाणु है वो स्वस्थ हवा के द्वारा स्वस्थ जानवरों में नहीं फैले और ये बीमारी स्वस्थ जानवरों में नहीं हो। धन्यवाद।
राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज और बढ़वार के लिए सूरजमुखी की उन्नतशील किस्में एवं बुआई तकनीक, गेहूं और जौ की फसल में दीमक की समस्या एवं इसका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।